हेलो एंड वेलकम सभी का। आज हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मेरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब कोई मजे में है। स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले, परासरण दाब को जानने से पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑस्मोसिस को जानते हैं। आप लोग तो चना, फूला हुआ चना तो खाते ही होंगे। चना को जब आप पानी में छोड़ते हैं रात को और सुबह कब क्या देते हैं, चना फूल जाता है। सिमिलरली बादाम भी फूलता है, किशमिश भी फूलता है। आपने ये भी देखा है कि फूल को जब हम लोग पानी में रखते हैं तो फूल ज्यादा देर तक ताजा रहता है। इस तरह का एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं। कभी आपने सोचा कि चना फूलता क्यों है? सोचे होंगे, जरूर सोचे होंगे। और स्वाभाविक सी सवाल है कि चना के भीतर पानी चला जाता है, इसलिए चना फूल जाता है। तो चलिए, ये जो चना फूलती है ऑस्मोसिस के कारण फूलता है, परासरण के कारण फूलता है। परासरण बेसिकली क्या है, देखिए जरा समझिए चीज को। ये कोई पात्र है, ये पात्र है। चलिए, ये बीच से हम लोग इसको डिवाइडेड कर दिए हैं। बीच में बहुत पतला झिल्ली लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली हिंदी में। ये बहुत ही पतला झिल्ली जिसमें बहुत ही छोटा छोटा छेद रहता है जो कि दिखाई नहीं देता है, और उस छिद्र से केवल विलायक के कण आर पार हो सकते हैं, विलय के कण आर पार नहीं हो सकते। यानी केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पार हो सकते हैं, सोल्यूट का पार्टिकल पार नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है? अब इधर हमने एक विलयन रखा है और इधर भी एक विलयन रखा है। इधर मान लेते शुद्ध विलायक रखा है, जल H2O, प्योरली वाटर है। और इधर हमने जल के साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया, NaCl। तो ये देखा जाता है कि समय के साथ इधर ये जो पाइप है मेरा, इधर विलयन का सांद्रता लेवल बढ़ते जाता है। ये जो पाइप है इसमें कुछ हद तक विलयन का सांद्रता मतलब लेवल बढ़ते जाता है। ये हमने एक पात्र रखा हुआ है, पात्र को एसपीएम से अलग किया हुआ है। एसपीएम क्या है? बहुत ही एक पतला झिल्ली है जिसमें बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे विलायक के कण आर पार हो सकते हैं, विलय के कण आर पार नहीं हो सकते। इस पार्ट में हमने प्योर वाटर रखा है और इधर वाटर के साथ NaCl घोल दिए हैं, नमक घोल दिए हैं। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कुछ समय पश्चात कि ये जो पाइप है इसमें ये जो विलयन था मेरा, उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब उसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इधर मेरा फ्लो हो रहा, वाटर फ्लो हो रहा। इधर वाटर का मात्रा बढ़ेगा तभी ना, इधर विलयन का मात्रा बढ़ेगा तभी ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब जरा बताइए, इसका सांद्रता क्या था? कम था। इसका सांद्रता ज्यादा था। इधर प्योरली वाटर था, इधर वाटर के साथ NaCl मिला हुआ था। तो इधर सांद्रता ज्यादा थी, इधर सांद्रता कम था। तो जब हमने एसपीएम से अलग किया इस तरह के दो विलयन को, तो हमने क्या देखा कि लो सांद्रता से हाई सांद्रता की ओर, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर विलायक के कण गति कर रहे हैं। विलायक कौन है? H2O। बात समझ में आया ना? तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। यानी परासरण क्या हुआ तब ऑस्मोसिस क्या हुआ? ऑस्मोसिस कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक कणों के गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन शर्त यह है कि कम सांद्रता वाले विलयन और अधिक सांद्रता वाले विलयन के बीच में एसपीएम रहेगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको पहले डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। किसका डिफिनेशन? ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस यानी परासरण। इसका डिफिनेशन क्या हुआ? एसपीएम से होकर या अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, एसपीएम से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक कणों के
गति को परासरण कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, चना जो होता है ना, चना के ऊपर भी एसपीएम होता है उसकी बाहरी परत में। जब चना को पानी में भिगोते हैं तो पानी मतलब शुद्ध पानी रहता है, उसका सांद्रता कम होगा। जब चना के भीतर भी मेटेरियल से उसका सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो लो टू हाई होता है परासरण। परासरण का डायरेक्शन क्या है, लो टू हाई, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। तो पानी किधर मूव करेगा, चने के भीतर की तरफ। तो चना के भीतर पानी घुसते जाता है, इसलिए चना क्या होता है, फूल जाता है। तो ये ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हुआ। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जरा सोचिए आप, हमने ये मेरा क्या था, कम सांद्रता, ये अधिक सांद्रता। यहां मान लेते 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम NaCl घुला हुआ था, इधर सिर्फ 1 लीटर वाटर था। अब यहां हम 1 लीटर वाटर के साथ 500 ग्राम NaCl घोल देते हैं। इधर NaCl कितना था, 100 ग्राम, इधर NaCl कितना हो गया, 500 ग्राम। अभी क्या हो गया, ये अधिक सांद्रता वाला हो गया और ये मेरा कम सांद्रता वाला हो गया। तो परासरण क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर भागेंगे, पहले इधर से इधर जा रहे थे, अभी इधर से इधर आएंगे। भाषा में आ गया? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, यही तो परासरण है। तो अब जब चना को पानी में भिगोते हैं तो चना फूल जाता है। अब आप एक काम करना, 1 गिलास पानी में तकरीबन 100 से 150 ग्राम नमक मिला दीजिए, फिर उस पानी में फूला हुआ चना को डुबाइए। आप सुबह देखेंगे चना का जो फूला हुआ था वो घट गया है, चना सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि पहले जब चना को पानी में डाले थे तो पानी चना के भीतर जा रहा था, क्योंकि चना के भीतर कंसंट्रेशन ज्यादा था, सांद्रता ज्यादा था। अभी आपने क्या किया, जल में नमक मिलाया 100, 150, 200 ग्राम, 250 ग्राम। तो अभी पानी का सांद्रता ज्यादा हो गया, किसकी अपेक्षा, चने के भीतर की अपेक्षा। तो अभी क्या होगा, चना के भीतर से पानी बाहर की तरफ आएगा। यानी चना फूला क्यों था, क्योंकि उसके भीतर पानी गया था। अभी पानी क्या हो रहा है, चना के भीतर से बाहर आ रहा है, तो चना क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये करके देखना आप, इंटरेस्टिंग है। अब जरा बात करते हैं हम लोग परासरण दाब का, जो कि मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। परासरण कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिए। परासरण दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो वही फिगर हमने फिर से ड्रॉ करना है। ये मेरा SPM है, ठीक है। चलिए, इधर कम सांद्रता था, इधर अधिक सांद्रता था। तो मेरा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, इधर से इधर मूव कर रहा था। किसका पार्टिकल्स, सोल्यूट का पार्टिकल, सॉल्वेंट का पार्टिकल, विलायक का पार्टिकल। तो परिणाम हम लोग क्या देख रहे थे, ये जो पाइप था इसमें विलयन का स्तर बढ़ रहा था। बात समझ में आ गया? बढ़ते बढ़ते एक टाइम में क्या होगा, विलयन का स्तर और नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो जाएगा। मान लेते कि यहाँ फिक्स हो गया, मतलब उस टाइम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो देखिए, इधर से इधर विलय के कण जा रहा था, जिसके कारण यहां विलयन मेरा ऊपर चढ़ रहा था। अब विलयन को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से दाब लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? बाहर से अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो विलयन का यहां चढ़ना बंद हो जाएगा। जब हम प्रेशर लगा देंगे, विलयन का चढ़ना बंद हो गया, उस टाइम क्या होगा, क्या पार्टिकल्स इधर से इधर मूव करेंगे, नहीं करेंगे। यानी मेरा परासरण का जो क्रिया था वो रुक गया, ऑस्मोसिस का जो प्रक्रिया था वो स्टॉप हो गया। बात समझ में आया? तो परासरण को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना बाहर से दाब लगाना पड़ता है, उस दाब को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गया? परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन क्या हुआ, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बाहर से जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहा जाता है।
बात समझ में आया? परासरण को रोकने के लिए बाहर से जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब को पाई से दिखाया जाता है। जनरली दाब को पी से दिखाया जाता है प्रेशर को, लेकिन परासरण दाब दूसरे दाबों से अलग, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए इसको अलग ढंग से पाई से दिखाया गया है। तो ये पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाई डिपेंड करता है सांद्रता के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, विलयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और साथ ही साथ टेम्परेचर के ऊपर। ये जो हमने परासरण की प्रक्रिया देखा, परासरण की प्रक्रिया में टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो परासरण की दिशा में चेंजेस हो सकता है। तो परासरण की प्रक्रिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलयन की सांद्रता और गिवन टेम्परेचर पर। तो पाई समानुपाती सीटी। अगर यहां पर हम लोग समानुपाती को हटा देंगे तो कांस्टेंट लगता है जिससे कहा जाता है आर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सी आर टी, जहां आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर, सी कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ गया? ये इक्वेशन है मेरा किसका? परासरण दाब का इक्वेशन है। तो चलिए, क्या इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं? पाई बराबर सी को कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? एन बटे भी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। किसका नंबर ऑफ मोल्स? विलय पदार्थ के। आर इंटू टी। चलिए, इसको और हम तोड़ सकते हैं। पाई बराबर एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी बटे एम बी होगा ना, डिवाइडेड बाय भी इंटू आर इंटू टी। तो चलिए, पाई भी बराबर क्या हो जाएगा तब? डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बटे एम बी होगा ना। तो कोना कोनी गुना करने पर एम बी बराबर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू भी। भी क्या है? विलयन का आयतन जो कि लीटर में होगा, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा, एम बी क्या है? विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, डब्ल्यू बी क्या है? विलय पदार्थ के दिया गया द्रव्यमान। तो ये जो रिलेशन निकला, ये किसका रिलेशन निकला? परासरण दाब और विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बीच रिलेशन निकला। बात समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। इक्वेशन क्या निकला? एम बी बराबर डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया? बाहर से दाब लगाया। कितना दाब लगाया? परासरण को रोकने के लिए दाब लगाया। उतना ही दाब लगाया जिससे कि मेरा परासरण बंद हो जाए। मान लेते हैं हम लोगों ने 2 एटीएम दाब लगाया। मान लेते हैं 2 एटीएम दाब लगाने से मेरा क्या होता है? परासरण की प्रक्रिया बंद हो गया। तो ये मेरा 2 एटीएम क्या हुआ? परासरण दाब। अब जरा सोचिए, 2 एटीएम के बदले अगर हम 4 एटीएम दाब लगा देते तो क्या होता? इधर दाब ज्यादा क्रिएट हो जाता। ये जो विलयन जो था एक स्तर पे आके रुक गया तो धीरे धीरे नीचे की ओर आता, यानी मेरा जो परासरण की प्रक्रिया था वह रिवर्स हो जाता, उल्टा डायरेक्शन में भागता। इधर ज्यादा प्रेशर होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भागता, विलायक के कण इधर भागता। तो इधर क्या होता मेरा? धीरे धीरे विलयन का लेवल बढ़ता। बात समझ में आया? तो एक्स्ट्रा दाब, परासरण दाब से अधिक दाब अगर हम लोग लगा देंगे तो परासरण उल्टी दिशा में होने लगता है। इसे क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण। तो प्रतिलोम परासरण का डिफिनेशन क्या हुआ था? चलिए देखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण। जब परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगा दिया जाता है तो परासरण उल्टी दिशा में होने लगता है।
इसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब फिर से वही हमने ड्रॉ करना है। ये मेरा कोई पात्र था जो कि एसपीएम से अलग है, इसका दो भाग है, दोनों भाग में इधर मान लेते कम सांद्रता वाला विलयन है, इधर मेरा अधिक सांद्रता वाले विलयन है। ठीक है, ये हमने पहले माना हुआ था। अभी क्या करते हैं, दोनों साइड का सांद्रता एक समान कर देते हैं। इधर सांद्रता मान लेते 10% है, इधर भी सांद्रता 10% है। ये मान लेते मेरा ए साइड है, ये मेरा बी साइड है। क्या बता सकते हैं परासरण किधर होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? परासरण किधर भी नहीं होगा, परासरण स्टॉप रहेगा। अगर दोनों विलयन का सांद्रता समान है और दोनों को अगर हम लोग एसपीएम से अलग करेंगे तो परासरण उसमें नहीं होगा। तो वैसा विलयन जिसका सांद्रता बिल्कुल समान होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में समपरासरी विलयन। बात समझ में आ गया? अगर दोनों विलयन का सांद्रता समान है और उसको अगर हम एसपीएम से अलग करेंगे तो परासरण नहीं होगा। तो दोनों समान सांद्रता वाले विलयन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर समपरासरी विलयन। अब जरा सोचिए, इस 10% को हम 100% कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा परासरण हाई टू लो होता है कि लो टू हाई होता है? लो टू हाई होता है। इधर से इधर आएगा। बात समझ में आ गया? तो जिस विलयन का सांद्रता अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका सांद्रता कम होता है उसे अल्प परासरी यानी हाइपोटोनिक। बात समझ में आ गया? अगर दोनों का सांद्रता समान है दोनों विलयन का तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन। अगर जिस विलयन का सांद्रता अधिक है उसे बोलेंगे अति परासरी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस विलयन का सांद्रता कम है उसे बोलेंगे अल्प परासरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन का। हमारे डेली लाइफ में या इंसानों पर ऑस्मोसिस का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, हमारे जो रक्त के प्लाज्मा है इसमें बहुत सारा स्पीसीज होता है। ठीक है, बहुत सारा स्पीसीज है। तो रक्त के प्लाज्मा का जो स्पीसीज है वो NaCl के 0.9% सॉल्यूशन के साथ समपरासरी रहता है। मतलब प्लाज्मा के जो स्पीसीज है उनका सांद्रता NaCl के 0.9% है और वो जिस माध्यम में घुलित है यानी रक्त में घुलित है तो रक्त का सांद्रता भी रहता है NaCl के 0.9%। तो दोनों विलयन का सांद्रता समान है, मतलब वो क्या है, आइसोटोनिक है। बात समझ में आ गया? किसी स्थिति में, चलिए ये मान लेते हैं मेरा कोई स्पीसीज है, प्लाज्मा का स्पीसीज, और वह किसी माध्यम में इस तरह से डूबा हुआ है। तो माध्यम का 0.9% था सांद्रता NaCl के और इसके भीतर का सांद्रता भी 0.9% था NaCl के। तो दोनों में ऑस्मोसिस तो होगा नहीं, परासरण तो होगा नहीं। किसी कारणवश अगर ये प्लाज्मा का जो कोशिका है ये शुद्ध वाटर के संपर्क में आ जाता है, शुद्ध वाटर के संपर्क में आ जाता है, मतलब सांद्रता शुद्ध वाटर का क्या होगा, कम होगा। किसकी अपेक्षा? NaCl के 0.9% की अपेक्षा। तो परासरण क्या होगा, कोशिका के भीतर की तरफ होगा, यानी कोशिका के भीतर जल प्रवेश कर जाएगा जिससे कोशिका फूल जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं होमोलिसिस। याद रखिएगा, इस घटना को बोला जाता है होमोलिसिस। दूसरा केस, ये मेरा कोशिका है, उसका भीतर का सांद्रता 0.9%, बाहर का सांद्रता 0.9% पहले था, अभी मान लेते हैं बाहर 20% सांद्रता के साथ आ गया।
यानी जो मेरा प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का जो स्पीसीज है वो क्या हुआ, अधिक सांद्रता वाले विलयन के संपर्क में आ गया, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस कोशिका के भीतर से बाहर की तरफ होगा। उस स्थिति में क्या होगा, कोशिका के भीतर का जल बाहर निकल जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगा। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, याद रखिएगा, होमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस। बात समझ में आ गया। दूसरा, आप लोग घर में अचार बनाते हुए तो देखे ही होंगे, आम का अचार, अभी आम का सीजन भी है। कच्चा आम को काट के पहले नमक मिलाया जाता है उसमें। तो नमक मिलाने के पीछे लॉजिक क्या है, देखिए, नमक जब हम आम में मिलाते, कच्चा आम में नमक मिलाते हैं, तो नमक का सांद्रता, नमक तो पिघल जाता है, थोड़ा वाटर तो रहता ही है, तो इस विलयन का सांद्रता आम के भीतर वाले सांद्रता की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिसके कारण आम के भीतर से परासरण बाहर की ओर होने लगता है। अर्थात आम के भीतर जितना वाटर था, सारे वाटर धीरे धीरे बाहर निकल के आता है, जिसके कारण आम सूख जाएगा, आम अधिक दिन तक अच्छा रहता है। इस तरह का हजारों एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस के, आप ढूंढिए ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, और सिग्निफिकेंस भी हमने देखा ऑस्मोटिक का। बाकी रहा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सारा न्यूमेरिकल्स देंगे। अगर आपसे लास्ट एक क्वेश्चन बचता है, अगर आपसे ये पूछा कि भाई ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, परासरण दाब है, ये अनुसंख्यिक गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे? तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, हम लोगों ने देखा। तो सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म्स में बोली जाती है, विलेय पदार्थ की मात्रा के ऊपर, है ना। यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलेय पदार्थ के मात्रा के ऊपर। इसीलिए ये क्या है, अनुसंख्यिक गुणधर्म है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर विलेय पदार्थ के रासायनिक गुण से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल विलेय पदार्थ के मात्रा से संबंधित है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक अनुसंख्यिक गुणधर्म है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा से वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट को मिलाइए, कॉपी में उतारिए, अच्छा से इसको समझने का प्रयास कीजिए। कल एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।